नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज का विषय है क्रिया। क्रिया जो कि एक विकारी शब्द है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विकारी शब्द के क्रम में आज क्रिया का अंतिम रूप है। यानी जितने भी विकारी शब्द थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है और आज है अंतिम जो कि है क्रिया, और यह भी विकारी शब्द है। यानी कि इस क्रिया में भी किसके लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, परिवर्तित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय क्रिया जो कि एक विकारी शब्द है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, जिस विकारी शब्द से किसी काम का करना या होना या किसी पदार्थ की गतिविधि या स्थिति विशेष की जानकारी होती है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जिसके माध्यम से कार्य होने की जानकारी हमें होती है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिसके माध्यम से, जिस शब्द से कार्य के संपन्न होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है ये तो हमने समझ लिया, इस पे चर्चा कर ली कि क्रिया क्या है। अब जब हम क्रिया के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जानना अति आवश्यक है कि धातु किसे कहते हैं, क्योंकि क्रिया और धातु का परस्पर संबंध है। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लें कि धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है। देखिएगा, क्रिया का मूल शब्द धातु कहलाता है। जैसे उदाहरण लीजिएगा, मैंने कहा खेलना क्रिया है, इसका मूल शब्द क्या है? खेल। तो ये क्या हो गया? धातु हो गई। ऐसे ही बहुत से ऐसे शब्द हैं, क्रियाएं हैं जिनके मूल शब्द को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे पढ़, जा, खा, लिख, ये सब क्या हैं? मूल शब्द हैं। किसके? क्रिया के। और ये सब ही धातु कहे जाते हैं। तो आपने देख लिया कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। अब देखते हैं कि क्रिया धातु से बनी क्रियाएं कौन कौन सी हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं कि धातु से बनी क्रियाएं कौन सी हैं। देखिएगा, जैसे मैंने कहा धातु क्या है, मैंने बताया कि शब्द का जो क्रिया होती है, क्रिया रूपक जो शब्द है उसका मूल रूप। अब उन धातु से क्रियाएं कैसे बनी इनका देखिएगा। जैसे खेलता, मैंने बोला खेल धातु रूप था, तो इनसे कैसे बना, क्रिया कैसे बनी? खेलना। जैसे मैंने धातु रूप बोला पढ़, इससे क्रिया कैसे बनी? पढ़ना। जा, जाना, खा, खाना। यानी इन सब मूल शब्दों से यानी धातुओं से क्रियाएं बनी हैं। कैसे? तो ये आपने देखा कि धातु से किस प्रकार से क्रियाओं का निर्माण हुआ। अब इनको देखेगा कि जब ये क्रिया के रूप में परिवर्तित हो गए हैं तो कैसे इनका उच्चारण करेंगे, कैसे ये शब्द बनेंगे। पहले एक उदाहरण को हम लेते हैं, जैसे खेल। अब खेल से हम देखते हैं कि कैसे क्रिया बन रही है। देखिएगा, खेल एक मूल धातु से किस प्रकार से अनेक तरह की क्रिया बन रही है। जैसे खेलता, खेलते, खेला, खेले, खेल रहा है, खेलेगा इत्यादि। यानी इस खेल शब्द को हमने जब क्रिया के रूप में परिवर्तित किया, इनसे जब क्रिया बनाई, तो आपने देखा कितनी क्रियाएं, कितना रूप में ये परिवर्तित हुआ और सबके अलग अलग उदाहरण। जैसे उसने खेल खेला, उनके द्वारा खेल खेले गए, बालक खेल खेल रहा है। तो आपने देखा विभिन्न उदाहरण के माध्यम से इस खेल धातु से हमने कैसे क्रियाएं बनाई। एक और बिंदु आता है जिसके बारे में चर्चा होनी आवश्यक है और वो है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक मीन्स क्रिया के अर्थ में जो संज्ञा होती है, क्रियार्थक
संज्ञा। इसके बारे में जानते क्या है? धातु रूपों में, ध्यान दीजिएगा, धातु रूपों में, धातु रूप क्या है इसकी चर्चा अभी मैंने तुरंत की है। धातु रूपों में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। धातु में कैसे? धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु है तो पढ़ना बना। अब देखिएगा, यह रूप क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ये जो धातु से जो क्रिया बन गई, ये क्या हो गई? क्रियार्थक संज्ञा, इसी को कहते हैं। और इसका प्रयोग संज्ञा के समान भी कर सकते हैं, हो सकता है। देखिएगा ये कैसे होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे हर समय सोना अच्छा नहीं है। हर समय सोना अच्छा नहीं है। यहां आपने देखा कि किस प्रकार से धातु से शब्द का निर्माण हुआ है। तो ये आपने देखा क्रियार्थक के बारे में जो हमने चर्चा करी, क्रियार्थक संज्ञाएं। अब आगे आते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिएगा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि क्रिया में जटिलता का सामना आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे बिंदु हैं, अगर आपने वीडियो प्रॉपर नहीं देखी तो आप इन बिंदुओं से वंचित रह जाएंगे। तो ध्यान देकर के वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। और एक चीज़ और, बहुत सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ और उनके बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, जिसका पद परिचय के बारे में हमने अभी बताया कि ये पद परिचय के सारे अंग हैं, विकारी शब्द हैं, यानी इन सब को जानने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यक है कि आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप पद परिचय के हर क्रम को जान सको। इसके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं क्रिया के भेद पर, कि क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। देखिए, मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद हैं। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? इन पर चर्चा करते हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, इनको जानते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आता है सबसे पहला अकर्मक क्रिया। क्या आता है? अकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चलता है, अकर्मक यानी क्रिया कर्म रहित। अकर्मक मतलब जहां कर्म न हो, कर्म रहित। देखिएगा, जिन क्रियाओं के व्यापार और फल, जिन क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही होते हैं, अर्थात जहां कर्म की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, वहां उसी को ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती है, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे बच्चा रो रहा है। यहाँ आपने देखा कि हमें आवश्यकता महसूस हो रही है कि कर्म की, नहीं ना, यानी संपूर्ण पूरा वाक्य अपने आप में ही पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है कि बच्चा रो रहा है, समझ रहे हैं हम, और हमें हमारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है इस वाक्य को सुनने के बाद। मतलब इसको कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह कैसा हो गया वाक्य? यह हो गया अकर्मक वाक्य। और दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पहले हमने देखी और दूसरी क्या है? सकर्मक क्रिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सकर्मक क्रिया। और जानते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है, जरूरत महसूस होती है जहां कर्म की, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सकर्मक का अर्थ ही है कर्म सहित, यानी जिन क्रियाओं में हमें कर्म की आवश्यकता होती है, क्रिया के व्यापार का फल कर्म पे पड़ता है, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। उदाहरण देखिए, माँ खाना बना रही है।
यहाँ देखिएगा कर्म क्या है, खाना बना रही है। अगर हम खाना को हटा दें तो देखिए वाक्य अधूरा लगेगा। मैंने कह दिया माँ बना रही है, आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न उठेगा, कुछ तो एरर है, खाली है। क्या क्या बना रही है? दूध बना रही है, खाना बना रही है, मिठाई बना रही, कुछ तो है कमी। तो हमें जहाँ ये महसूस हो कि कुछ तो कमी है, मतलब वह सकर्मक क्रिया है, यानी जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक होता है। देखिए सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से जानते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया को सिर्फ एक कर्म की आवश्यकता होती, यानी जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म होता है, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान से शब्दों में उदाहरण देखिएगा और आसान लगेगा। देखिए गाय घास खाती है, यहाँ एक कर्म है क्या, घास, और साधारणतः पता चल रहा है एक कर्मक क्रिया है, यहाँ पर एक कर्म आया है क्या, घास, तो यह क्या हो गया, एक कर्मक क्रिया। और दूसरा देखिएगा द्विकर्मक क्रिया, जहाँ पर दो कर्म का की आवश्यकता होती, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, वो द्विकर्मक होती है। उदाहरण देखिएगा कैसे, अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ देखिएगा दो कर्म आया है क्या, पहला विद्यार्थियों को और दूसरा क्या है, पाठ, दो कर्म हो गया, तो ये क्या हो गए, द्विकर्मक क्रिया हो गई। यानी जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब तो सकर्मक क्रिया समझ में आ गई, और सकर्मक क्रिया के जो दो भेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े हम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं कि जो हमने अकर्मक और सकर्मक पढ़ा, उनमें हम अंतर कैसे जान सकते हैं। यानी हमें कहीं अगर पहचानने में, दिमाग में हमारे मन में संशय आए कि यह एक कर्मक है, अकर्मक है या सकर्मक है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे। देखिए इसके लिए भी मैं आसान सा तरकीब आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा कैसे जानते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, वाक्य में आई हुई क्रिया से हम प्रश्न करते हैं, क्या करके, क्या, किसे या किसको, यह कह करके हम प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाए, हमें वहां उत्तर मिल जाए, तो वो क्या होता है, सकर्मक होता है। और जहां यही प्रश्न करने पर हमें उत्तर न मिले, वो अकर्मक होता है। देखिएगा पहले हम सकर्मक को जानते हैं कि जहां पर हमें प्रश्नों का उत्तर मिल जाए वहां सकर्मक होता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे मैंने कहा माँ खाना बना रही है या पिताजी पुस्तक लाए हैं, दो वाक्य मैंने बोला यहाँ। अब दोनों में ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा माँ खाना बना रही है, यहां आपने देखा बना रही है से मैंने प्रश्न किया क्या, तो उत्तर आया खाना। पिताजी पुस्तक लाए हैं, मैंने लाए हैं से प्रश्न किया क्या लाए हैं, तो उत्तर में आया पुस्तक। यानी हम क्रिया से जब प्रश्न किए क्या, कैसे, किस लिए, तो हमें उत्तर मिला। इसका मतलब यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। और जब हम क्रिया से क्या, क्यों, किस से को कह के प्रश्न करें और उत्तर हमें कुछ न प्राप्त हो, यानी प्रश्न की आवश्यकता ही न हो, जहां वह क्या होता है, अकर्मक होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, यहां देखिए आप, हम अगर रो रहा है से प्रश्न करें तो किसके, क्या, कैसे, कुछ प्रश्न बनता ही नहीं, क्योंकि बच्चा रो रहा है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। तो आपने ये देख लिया कि हम सकर्मक और अकर्मक को कैसे पहचानेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपसे कहीं भी आपको दुविधा नहीं होगी और आप आसानी से पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर। अब हम दूसरे भेद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 5।
मुख्य रूप से, जिनके बारे में एक एक करके मैं चर्चा करने जा रही हूं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और आराम से समझिएगा। तो पहला भेद लेते हैं, किसके? प्रयोग या संरचना के आधार पर। इसके अंतर्गत पहला भेद है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जैसा नाम है वैसा ही ये सामान्य है। देखिएगा कैसे, जब वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जाए, जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिएगा, वह बाजार गया, एक ही क्रिया है, जाना क्रिया है, यानी यह सामान्य क्रिया है। बिल्कुल आसान था। दूसरे भेद पर बढ़ते हैं और दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है जोड़, मिला हुआ। नाम से ही पता है आपको, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ मिले जुले की बात होने वाली है। अब जानते हैं संयुक्त क्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, साधारणतया मुख्य क्रिया के साथ, मतलब नॉर्मली मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं साधारण रूप में कि मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें पहली क्रिया है और दूसरी क्रिया, दो क्रिया जो होती है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे ही हम मुख्य क्रिया कहते हैं और जो दूसरी क्रिया होती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। पहली क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया, और दूसरी क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया। अब देखिएगा, मुख्य क्रिया के अर्थ में विस्तार जो करती है, यानी मुख्य क्रिया को बढ़ाती है, उसको विस्तार जो प्रदान करती है, इसी प्रकार उसे ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विस्तार लाती है, बढ़ाव लाती है, प्रसार लाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से यह बनती है। कौन? संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। उदाहरण के माध्यम से मैं सिद्ध करने जा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण देखिएगा, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। ध्यान दीजिएगा, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। यहां पढ़ा रही है क्रिया है, मुख्य क्रिया है, और इसको विस्तार क्या दे रहा? कक्षा में पढ़ा रही है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। अब देखिए, पढ़ा और रही दो आया ना, पढ़ाना भी क्रिया है, रही है भी क्रिया है, यानी दो का संयुक्त मेल हुआ है, ये संयुक्त क्रिया। एक और उदाहरण देखिएगा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां खेल, खेलना भी क्रिया है और रहे हैं है, यानी दो का संयोजन हुआ है, संयुक्त होकर के बना हुआ है। तो अब ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें अब और तीसरा भेद देखते हैं, जो कि है नाम धातु क्रिया। क्या है? नाम धातु क्रिया। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, ये क्या है। देखिएगा, मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों से, मूल धातु जो होती है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी है, मूल धातु पढ़ लिख खा बात करी थी, वही मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किसी से भी हो, मूल धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाली जो क्रिया होती है उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की चर्चा मैंने करी, तो हम क्या करेंगे, एक एक उदाहरण सबका लेंगे। एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी और आप देखिएगा कि किस प्रकार से मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय लगा करके, यानी धातु से नहीं, मूल धातुओं को छोड़कर शब्दों में प्रत्यय लगा करके जो क्रियाएं बनती हैं वही नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। कैसे देखिएगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। पहले संज्ञा शब्द से नाम धातु प्रत्यय कैसे बनाएंगे, देखिएगा। संज्ञा शब्द से जब हमने बात करी तो वहां आएगा डर। संज्ञा है ना, डर, डर संज्ञा है और डरना जो है यह नाम धातु है। और जब हम सर्वनाम शब्द से बात करेंगे तो अपना और अपनापन, सर्वनाम क्योंकि अपना है और मैंने ध्यान नहीं दिया संज्ञा और सर्वनाम में, इसलिए मैंने यहाँ सुधार कर दिया। यानी जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो डर या डरना, और जब हम सर्वनाम शब्द से बनाते हैं तो अपना, अपनापन। अब आते हैं विशेषण से, एक उदाहरण देखते हैं कि विशेषण से कैसे बनेगा। जैसे तोतला, उससे बना शब्द नाम धातु तुतलाना।
जैसे बना गर्म, क्या है, विशेषण है ना गर्म, गरमाना, कोई चीज गरमाना, गरम करना। तो ये आपने देखा विशेषण से। एक और बचता है अनुकरण शब्द से नाम धातु कैसे बनती है, देखिएगा। अनुकरण शब्द से खटखट, यानी एक शब्द अनुकरण मतलब दोहराया गया। खटखट ये क्या है, ये आपने देखा कि अनुकरण शब्द है और इससे नाम धातु कैसे बना, खटखटाना। टिमटिम, टिमटिमाना, ये आपने देखा अनुकरण शब्द से। खटखटाना का मतलब जैसे दरवाजा नॉक करता है कोई, खटखट की आवाज होती है। टिमटिमाना यानी जुगनू टिमटिमाता है, लाइट आती है जैसे ब्लिंक करना लाइट का, टिमटिमाना ये होता है। तो ये आपने देखा कि अनुकरण शब्द से किस प्रकार से नाम धातु क्रिया बनी। तो ये आपने देखा नाम धातु क्रिया के बारे में समझा आपने, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़े हम। तो अगला अपना भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा देने वाली, प्रेरणा की बात हो रही, मोटिवेशन की बात हो रही है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब सुनिएगा प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं को कर्ता यानी जो काम करने वाला है वह स्वयं न करके दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे, देखिएगा उदाहरण देखिएगा। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। यहां देखिएगा बच्चा स्वयं खाना नहीं खा रहा है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। अब इसमें देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भेद हैं। कौन कौन से, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भेद हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक उसे ही कहते हैं। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक। देखिएगा कैसे, रमा बिल्ली को दूध पिलाती है, यानी वह काम रमा स्वयं कर रही है। देखा आपने, तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण। अब आते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद मैंने बताया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब द्वितीय प्रेरणार्थक देखिएगा कि जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं नहीं करता, दूसरे को प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसे देखिएगा, जैसे मालिक माली से पौधे लगवाता है। यहां देखिए पौधे लगाने का कार्य स्वयं माली नहीं कर रहा, मालिक नहीं कर रहा, करवा किससे रहा, माली से। माली गार्डनर जो कि पौधे फूल पौधे लगाता है, तो मालिक जो है वो यहाँ पर स्वयं कार्य न करके क्या कर रहा है, माली से वो कार्य करवा रहा है। यानी ये क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये देख लिया आपने कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और इसके भेद कौन कौन से हैं, इसको भी हमने समझ लिया। अब आता है अंतिम क्रिया के भेद, और वह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिएगा पूर्वकालिक क्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर और संपन्न भी जो हो जाती है वही पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर के पूरी हो जाती है, संपन्न हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, उदाहरण देखिएगा। पुजारी नहाकर पूजा करते हैं। अब यहां देखिएगा दो क्रिया है, कौन सी, एक नहाना और एक पूजा करना, दोनों क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, नहाकर। यहां नहाकर संपूर्ण हो गया कार्य, तो हो गया ना कि मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त हुई, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, और यह प्रयुक्त होकर पूरी भी
हो गई। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग हो करके संपूर्ण हो जाती है, संपन्न हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसके साथ ही क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि अब क्रिया को समझने में आपको कोई कठिनाई आगे से नहीं आने वाली है और पद परिचय में जितने विकारी शब्द हैं उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि समझ में अच्छे से आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।